नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। अध्याय 11 का भाग 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम बताएंगे भाग 9। भाग 8 तक हम लोगों ने जाना है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि के बारे में। पुनर्योगज डीएनए कैसे बनाया जाता है और उसे किसी पोषक कोशिका में कैसे स्थानांतरित किया जाता है, इसके बारे में पूरी बात हमने भाग 8 तक कर लिया है। अभी आपने भाग 8 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियो हैं, आप उसे ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोषक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को कैसे हम वृद्धि करवाएंगे, ग्रो कराएंगे, इसके बारे में। और यह जो भाग होगा इस अध्याय का अंतिम भाग होगा, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और अभी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि पोषक कोशिका के अंदर पुनर्योगज डीएनए की वृद्धि कैसे कराते हैं। इसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो है पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनिंग। क्या चीज़? तो पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनिंग। इसके बारे में जो है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने क्या किया कि जैसे कि इंसुलिन बनाने वाले जीन को ह्यूमन सेल से निकाला। ये जो है ह्यूमन सेल है, ये क्या है तो ह्यूमन सेल है। और ह्यूमन सेल का डीएनए, ठीक है, ह्यूमन सेल का क्या है तो डीएनए, इससे हमने क्या किया तो इंसुलिन बनाने वाला जीन निकाला। ये जो है इंसुलिन बनाने वाला इतना जीन हमने इसमें से निकाल लिया, ठीक। उसके बाद ये क्या है तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। उसके बाद से हमने प्लाज्मिड कोशिका लिया, प्लाज्मिड कोशिका, और इसको जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा हमने क्या किया तो काटा। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा हमने प्लाज्मिड को काटा उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा जो है हमने क्या किया, ह्यूमन सेल को भी काट करके इंसुलिन जीन को बाहर निकाला। जैसे कि ये जो है ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, किसका है तो ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। तो इसे काटने के लिए हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं? हमने बताया है इको R1। कौन सा तो इको R1। उसके बाद से इसको जो है हमने क्या किया तो काट लिया है और ये जो है ह्यूमन प्रोड्यूसिंग जीन है। इन दोनों को हमने क्या किया कि डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से हमने इसे जोड़ा। और जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ जिस प्रकार का डीएनए, उस डीएनए को कहा जाता है कौन सा डीएनए तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी पोषक कोशिका के अंदर हम क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ये है पोषक कोशिका। ये पोषक कोशिका कौन सी है तो ये जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया सेल है। जो कौन सी बैक्टीरिया सेल है तो ई कोलाई बैक्टीरिया सेल है। इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड डीएनए को यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं। ये किस तरह से किया जाता है तो ये सारी विधि जो है हम यहाँ पे बता दिए हैं। ये इतना एरिया किसका है तो इंसुलिन वाला जीन है, इंसुलिन वाला इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। जब इसमें भेजा जाता है तो इस डीएनए का यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या होता है तो स्वप्रतिकृति होता है। और स्वप्रकृति यानी कि द्विगुणन होता है, और जिसके द्वारा रेप्लिकेशन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि ये अंदर का जो डीएनए है वो संख्या में विभाजित करता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। जैसे कि यह एक सेल है
उसके बाद से इस सेल के द्वारा जो है 2 नए सेल का निर्माण हुआ विभाजन के द्वारा, जिससे जो है क्या होगा, तो इसके द्वारा 2 सेल का निर्माण हुआ, तो इसमें भी क्या होगा, तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ये भी जाएगा सेम टू सेम, जैसा कि इस मातृ कोशिका में था, जनक कोशिका में, उसी प्रकार से जो है ये जो है संतति में ये ग्रो करेगा। तो 1 से 2 इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का विकास हो गया यहाँ पे, ये भी क्या है, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। उसी प्रकार से इससे जो है फिर 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4, इससे जो है फिर क्या करेंगे, तो विभाजित हो करके 4 कोशिकाएं यहाँ पे बन जाएंगी, और इस तरह से जो है क्या होगा, तो 4 जो है रिकम्बिनेंट डीएनए का यहाँ पे विकास हो जाएगा, 4 रिकम्बिनेंट डीएनए का विकास यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरह से ये संख्या में जो है यहाँ पे वृद्धि होता है, संख्या में यहाँ पे जो है वृद्धि होता है। ये है जब इस रिकम्बिनेंट डीएनए का बैक्टीरिया के सेल विभाजन के साथ इसकी संख्या में वृद्धि होती है, बहुत अधिक मात्रा में जो है ये प्राप्त होते हैं, तो इसी को बोला जाता है पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनिंग। मतलब क्या, जो पुनर्योगज डीएनए है स्व प्रतिकृति के द्वारा, यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा, ये जितनी बार सेल में विभाजन होगा उतनी बार जो है डीएनए में भी क्या हो जाएगा, विभाजन होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए में भी, और उतने ही मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त होगा। ये है इंसुलिन, ये भी है इंसुलिन, ये यहाँ पे हमें इंसुलिन प्राप्त हो रहा है। कौन सा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो इंसुलिन, जिसका उपयोग जो है हम जहाँ पे करना होता है वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो पुनर्योगज डीएनए अणु का यही क्लोनिंग है। हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसे हमने क्या किया, किसी पोषक कोशिका में, ये वाली जो सेल है ई कोलाई क्या है, तो पोषक कोशिका है, पोषक कोशिका, इसमें हमने स्थानांतरित किया। सारा प्रोसेस हमने बता दिया है कि कैसे स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद से जितनी बार इस सेल का विभाजन होगा उतनी ही अधिक मात्रा में हमें क्या होगा, तो ये उत्पाद प्राप्त होगा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का निर्माण होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो है एक रिकम्बिनेंट डीएनए से कई सारा हम उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से, अर्थात जितनी बार सेल में विभाजन होगा उतनी बार जो है ये हमें रिकम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होगा। 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से संख्या में डबल की संख्या में जो है इससे उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन इतनी ही मात्रा का जो है हम उपयोग नहीं करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हमें जीन की आवश्यकता पड़ेगी, इंसुलिन की या अन्य कोई भी। जब अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है तो केवल इस बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन के द्वारा से काम चलने वाला नहीं है, तब इसके लिए जो है एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें भारी मात्रा में जो है उत्पाद प्राप्त किया जाता है। उसका नाम है क्या, बायोरिएक्टर, यानी कि फर्मेंटर। बायोरिएक्टर या इसी को बोला जाता है फर्मेंटर। फर्मेंटर ये प्रोसेस क्या है, तो ये बड़े बड़े टैंक होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ये जो है बड़े बड़े टैंक होते हैं, और इस टैंक में रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को भेज देते हैं। उसके बाद से इसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें कि बहुत तेज़ी से ये घूमता है, और उसके बाद से जो है बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़े बड़े जो है बर्तन होते हैं, बड़े बड़े पात्र होते हैं और बड़े बड़े टैंक होते हैं, जिससे बोला जाता है फार्मेंटर या बायो रिएक्टर। उसे ही बोला जाता है फार्मेंटर या बायो रिएक्टर।
इसका उपयोग करके बहुत अधिक मात्रा में हम रिकम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करते हैं, जिसके शुद्धिकरण के द्वारा हमें जिस जीन की आवश्यकता होती है उस जीन को उत्पाद के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस है। क्या करना, तो पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनिंग। सबसे पहली बात कि क्लोनिंग होगा किस में, तो जिस सेल में, जिस पोषक कोशिका में हम उसे स्थानांतरित करेंगे। यदि अधिक मात्रा में हमें उत्पाद चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम उसे फर्मेंटर का यूज़ करते हैं, फर्मेंटर का प्रयोग करते हैं। तो यही है क्या चीज़, तो पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनिंग। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें जो है आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम इसका नोट्स बोलेंगे, आप लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनिंग। तो लिखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अंतिम चरण पुनर्योगज डीएनए अणु की अनेकानेक प्रतिलिपियां प्राप्त करना है। इसको डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कहते हैं। इस क्रिया में पुनर्योगज डीएनए बैक्टीरियल कोशिका के अंदर बारंबार द्विगुणन करता है। वही बात हमने बताया यहाँ पे कि हमेशा अनेकों बार द्विगुणन करता है। आगे लिखना है, जिससे उसकी अनेक प्रतिलिपियां बन जाती हैं। केवल रूपांतरित जीवाणु डीएनए ही जीवाणु कोशिकाएं ही एंटीबायोटिक की उपस्थिति में जीवित रह पाती हैं। इन जीवित जीवाणुओं का चयन करके क्लोन लाइब्रेरी बनाई जाती है। एक क्लोन की सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार का पुनर्योगज डीएनए होता है। अब हेडिंग बनाना है, पुनर्योगज डीएनए से विजातीय जीन उत्पाद प्राप्त करना। पुनर्योगज डीएनए से विजातीय जीन उत्पाद प्राप्त करना। फिर लिखना है इसमें, वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाले परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन प्राप्त कर सकता है। यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषम जात पर पोषी में अभिव्यक्त हो तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर व पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर प्रोटीन का शोधन कर सकते हैं। कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित किया जाता है, जिसमें उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालना और दूसरी ओर ताज़ा माध्यम से भरते हैं, जिससे कोशिकाएं अपने क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय अवस्था में बनी रहती हैं। यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी है। आगे लिखना है स्टार बना के, कम आयतन संवर्धन से उत्पादन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, अतः अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का विकास हुआ। इन्हें फर्मेंटर कहते हैं, जहाँ संवर्धन का अधिक आयतन 100 से 1000 लीटर तक संशोधित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर एक सिलेंडर के समान होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पाद व्यष्टि एंजाइम को प्राप्त करते हैं। बायोरिएक्टर में पुनर्योजित सूक्ष्म जीवों से वांछित उत्पादों को पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों जैसे उचित तापमान, पीएच, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि प्रदान किए जाते हैं। मतलब क्या कि इसके लिए जो है उचित अनुकूल परिस्थिति ली जाती है। इसके लिए उचित ऑक्सीजन या पीएच, तापमान, ये परिस्थितियां होती हैं और इन परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए इसे बड़े बड़े टैंकों में ले जाया जाता है और उसी को बोला जाता है फर्मेंटर या बायो रिएक्टर। और इसमें जो है बहुत तेज़ी से इसमें घुमाया जाता है और एक तरफ से डाला जाता है जिससे हमें प्राप्त करना हो पुनर्योगज डीएनए और दूसरे तरफ से जो उत्पाद प्राप्त किया जाता है। फिर लिखिएगा आगे, सामान्यतः उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर बिलोडन प्रकार का होता है। वही बिलोडन का मतलब कि घुमावदार। फिर लिखना है बिलोडिड बायोरिएक्टर बेलनाकार होता है।
इनका आधार घुमावदार होता है जिससे रिएक्टर के अंदर की वस्तुएं भली भांति मिश्रित हो जाती हैं। तो ये है प्रोसेस। क्या चीज़? तो पुनर्योगज डीएनए से विजातीय जीन उत्पाद प्राप्त करना। पुनर्योगज डीएनए से, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुनर्योगज डीएनए से विजातीय उत्पाद प्राप्त करना। यानी कि जब हमें आवश्यकता होती है क्या अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए, तब हम ये करते हैं पुनर्योगज डीएनए से विजातीय उत्पाद प्राप्त करना। यानी कि इसके लिए हम प्रयोग करते हैं बायोरिएक्टर या फर्मेंटर का। यानी कि बड़े बड़े पात्र होते हैं, वो घुमावदार होते हैं। एक ओर से हम जो है पुनर्योगज डीएनए डालते हैं, दूसरी ओर से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। और ये जो है अनुकूल परिस्थिति में होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, उस जो हम यहाँ पे विलयन डाले हुए हैं उसका अपना पीएच होना चाहिए। ये जो है परिस्थितियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। तो इतनी बातें आप समझ लिए हैं। अब हम इस अध्याय का अंतिम पार्ट बताएंगे जो होगा अनुप्रवाह संसाधन, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलिए इस चीज़ को मिटाएंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आगे हम जानते हैं इस अध्याय का अंतिम पार्ट जो होगा अनुप्रवाह संसाधन, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह संसाधन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलिए देखते हैं ये है क्या। तो हमारे पास जो है उत्पाद प्राप्त है। हमारे पास जो है हमने अभी एक प्रोसेस बताया, और वह प्रोसेस कौन सा था? फर्मेंटर। फर्मेंटर, इसमें जो है इंसुलिन बनाने वाला जीन है। क्या चीज़? तो इंसुलिन बनाने वाला जीन हमें इस प्रोसेस के द्वारा मिल गया। अब इसका क्या किया जाएगा? तो इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। क्या चीज़? तो शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण में अनेक विधियां हम प्रयोग में लाते हैं। ये कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा कि हम इसका शुद्धिकरण करेंगे और हमें जो है शुद्ध उत्पाद प्राप्त होगा? तो इसके लिए जो है पृथक्करण है, यानी कि आइसोलेशन, और शोधन है। उसके बाद से इसे फिल्टरेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, यानी कि बहुत तेज़ी से घुमाएंगे। फिर उसका अवसादन है। उसके बाद से वैद्युतकरण संचालन है, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारी चीज़ें जो है हम पीछे बता चुके हैं। तो फिर से ये सारी प्रक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे? तो इस शुद्ध उत्पाद हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। यही कहलाता है अनुप्रवाह संसाधन। और ये जो है इस अध्याय का अंतिम पार्ट है। तो हेडिंग बनाइएगा अनुप्रवाह संसाधन, और इसमें लिखिएगा बायोरिएक्टर में जैव संश्लेषित पदार्थ को परिष्कृत रूप में प्राप्त करने को अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसके लिए संश्लेषित मिश्रण को कई प्रक्रमों से गुजारना पड़ता है, जिससे पृथक्करण व शोधन मुख्य है। इसके लिए छानना, सेंट्रीफ्यूगेशन, अवसादन तथा विभिन्न प्रकार की क्रोमेटोग्राफी तकनीकियाँ तथा वैद्युतकरण संचालन आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि अलग अलग उत्पाद के लिए जो है अलग अलग होता है। तो ये था इस लेसन का अंतिम पार्ट।
उम्मीद है कि यह लेसन जो है आप लोगों को समझ में आया होगा और अगला लेसन बहुत ही जल्द हम प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरह से सपोर्ट अपना बनाए रखिए चैनल पर और हम बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।